तो जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे बैटल ऑफ गाजा आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये सवाल पूरी दुनिया में घूम रहा है कि आखिर ये युद्ध कब तक चलेगा। तो एक सवाल ये भी उठ रहा है, एक आशंका ये भी व्यक्त की जा रही है कि 96 घंटे बाद दफन होगा हमास। क्या 96 घंटे बाद हमास का अंत हो जाएगा और इसके साथ ही क्या वो प्रण नेतन्याहू का पूरा हो जाएगा जो उन्होंने लिया था। जी हां, इजरायल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई पर समझौता हुआ है, जिसके तहत इजरायल कल सुबह से 4 दिन का युद्ध विराम करेगा। बदले में हमास 50 बंधकों की रिहाई करेगा, लेकिन दावा है कि युद्ध विराम के बाद इजरायल हमास विनाशक हमले करेगा और हमास पर विनाशक हमले करेगा, क्योंकि गाजा में नए टैंक और बुलडोजर पहुंचने शुरू हो चुके हैं, जिससे हिजबुल्लाह भी डर गया है और सीज फायर का ऐलान कर रहा है। उधर अमेरिका ने हूती के खात्मे का प्लान भी तैयार कर लिया और यही वजह है कि यह सवाल अब उठ रहा है कि क्या 96 घंटे के बाद हमास का खात्मा हो जाएगा। इन सभी पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट वॉर जोन से। जी हां, सीज फायर शुरू होने की टाइमिंग का खुलासा हो गया है। कल सुबह 9:30 बजे से सीज फायर यानी युद्ध विराम। इजरायल हमास के बीच सुबह 9:30 बजे से सीज फायर की शुरुआत होगी। दोनों के बीच 4 दिन के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया। सीज फायर के बीच 50 बंधक जिन्हें हमास ने बंधक बना रखा था, किडनैप किया था, उन्हें रिहा किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर, सीज फायर की घोषणा के बीच हमले भी तेज हुए। इजरायल हमास दोनों ने हमले तेज कर दिए हैं और देखिए ये सब कुछ घंटों पहले की बात है। सीज फायर के कई शहरों में बज रहे हैं एयर अलर्ट सायरन। उत्तर से दक्षिण गाजा तक इजरायली बमबारी, हमास भी इजरायली शहरों को निशाना बना रहा है। और इजरायल से लौटे हमारे संवाददाता मनीष झा की एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। जी हां, एक्सक्लूसिव खबर TV9 पर। हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई पर यह बहुत बड़ी खबर है। बंधकों के मुद्दे पर भिड़े रूस और अमेरिका अपने नागरिकों को पहले छुड़ाने पर दोनों देश भिड़े हैं और कतर और मिस्र के जरिए बना रहे दबाव। दूसरे यूरोपीय देशों और थाईलैंड ने भी किया संपर्क। पहले 50 लोग हमास के कब्जे से छूटेंगे। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज वॉर जोन से लौटे हमारे सहयोगी मनीष झा ने दी है, आपके सामने रखी है। सीज फायर की टाइमिंग का भी खुलासा हुआ है और सीज फायर की घोषणा के बाद से देखिए हमले तेज हो गए। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये कि रूस और अमेरिका के बीच अपने नागरिकों को हमास के बंधन से छुड़ाने को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है और होड़ मच गई है एक तरीके की दोनों के बीच में। और आइए देखते हैं कि हमास के कब्जे में इजरायलियों के अलावा किन किन देशों के बंधक हैं और कौन कौन से देश लगातार प्रयास कर रहे हैं उनको छुड़ाने के लिए। तो हमास के कब्जे में विदेशी नागरिक भी हैं और वो किन किन देशों के हैं, जल्दी से उस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए अर्जेंटीना के 15 नागरिक हैं इस वक्त हमास के कब्जे में। फ्रांस के 14 नागरिक, थाईलैंड के 14, अमेरिका के 10, जी हां अमेरिका के 10 नागरिक हैं और रूस के 4 नागरिक हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिया के 3, ब्राजील के 3 और कनाडा के भी 3 नागरिक हैं हमास के कब्जे में। 7 अक्टूबर को जिन लोगों को हमास ने अगवा किया था उनमें अलग अलग देशों के नागरिक हैं, जिनकी संख्या हम बता रहे हैं कि किन किन देशों के कितने नागरिक इस वक्त हमास के कब्जे में हैं और हर देश ये प्रयास कर रहा है कि उनके नागरिक भी जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लौटे, रिहा हो। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मनीष, हमने आपकी एक्सक्लूसिव खबर देखी, किस तरीके से रूस और अमेरिका के बीच ये होड़ लग गई है कि उनके नागरिक छूटे और क्या वाकई में जो पहला लॉट छूटे गए यानी 50 लोग, उसमें ऐसा है क्या कि विदेशी नागरिक भी छूट रहे हैं? देखिए रवि, भारत में जैसे एक चलन है पहले आप का, लेकिन बंधकों की रिहाई के मामले में स्थिति एकदम अलग हो गई है। यहाँ पर रूस और अमेरिका कह रहे हैं पहले मैं, और इसके लिए वो अलग अलग तरीके से दबाव भी डाल रहे हैं। दोनों की जो अपनी पोजीशनिंग है वो कतर के ऊपर या फिर इजिप्ट के ऊपर या फिर रूस का जो अपना एक हमास के ऊपर प्रभाव है, उन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइडिया ये है कि ये जो 50 बंधक छोड़े जाएंगे अगले 4 दिनों में, कल से, उसमें पहले अपने नागरिकों को शामिल करने के लिए, क्योंकि 10 के करीब आप अमेरिकन सिटीजन बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी
डुअल सिटीजनशिप के तौर पर काफ़ी बड़ी संख्या अमेरिका के लोगों की है। वहीं दूसरी तरफ रूस के 4 में से रूस चाहता है कम से कम 2 नागरिक तो हर हालत में इस 50 में शामिल हो। वहीं दूसरे और देश भी दबाव डाल रहे हैं। तो ये एक अलग सी स्थिति बन गई है कि बंधक छुड़ाए जाए और बंधकों में भी पहले हमारे नागरिक छुड़ाए जाए। वैसे ये एक अच्छी बात है, हर देश से कोशिश करता है। अब देखिए, इसी का एडवांटेज हमास उठाएगा, इसी का एडवांटेज कतर उठाएगा। वो एक हर किसी को एहसान जताने की भी कोशिश करेगा कि हमने आपकी बात मानी और आपके नागरिकों को पहले रिहा किया। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस बड़ी जानकारी के लिए, ब्रेकिंग न्यूज के लिए शुक्रिया आपका। और देखिए, इजरायल की हमास को सख्त चेतावनी भी सामने आई है। इन सब के बीच हमास को गलती न करने की चेतावनी दी है इजरायल ने। छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ेगी। आईडीएफ ने यह कहा है, शर्तों की जरा भी अनदेखी न हो, यह आईडीएफ की तरफ से हमास को चेतावनी दी गई है। और वहीं इजरायल हमास डील पर कतर का बयान सामने आया। कतर के पीएम ने दोनों का धन्यवाद दिया है, दोनों पक्षों का धन्यवाद किया है। सीज फायर से समाधान की उम्मीद है, कतर का कहना है। कतर ने ही की है डील में मध्यस्थता। दोनों देशों में बंधकों को छोड़ने और साथ ही सीज फायर पर डील हुई है और इसमें कतर की बड़ी भूमिका रही है। तो बंधकों और सीज फायर को लेकर यह डील हुई है, कतर ने मध्यस्थता की है और बड़ी भूमिका निभाई है और इस वजह से दोनों पक्षों का कतर ने धन्यवाद भी किया है इस सीज फायर तक पहुंचने के लिए और जो होस्टेजेस हैं, जो बंधक हैं, उनके एक्सचेंज पर सहमत होने के लिए। और आइए अब देखते हैं कि मध्यस्थ कतर की ओर से डील पर और क्या क्या कहा गया है, क्या बड़ी बातें कही गई हैं। तो शांति की डील, कतर को इससे काफी उम्मीदें हैं कि ये आगे भी बढ़ेगा। जल्दी से नजर डालते हैं। देखिए, कतर ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है और कतर ने क्या कहा, दोनों में गंभीर वार्ता हो पाएगी। इसमें मध्यस्थ कतर है और डील में अमेरिका और मिस्र जैसे देश भी सक्रिय हैं। तो कतर को यह उम्मीद है कि और आगे बात बढ़ेगी, गंभीर चर्चा होगी और स्थायी समाधान की ओर भी बढ़ेंगे। ये पहले कदम से कतर को भी उम्मीद जगी है। टिकाऊ समझौते पर पहुंच सकेंगे, यानी कोई स्थायी समाधान निकलेगा, कोई समझौता होगा जो लंबे समय तक के लिए चल पाएगा, इलाके में खून खराबा रुक पाएगा। यह भी एक बड़ी उम्मीद है कतर को कि इस समझौते के बाद से हिंसा कम होगी, युद्ध की आग ठंडी होगी, थोड़ी इंटरनेशनल कानूनों का सम्मान होगा। यानी कि सहमति बन रही है, समझौता बन रहा है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, मानवाधिकार के कानून है, युद्ध के कानून है, जेनेवा कन्वेंशन है, इन सब का शायद सम्मान हो और स्थिति थोड़ी बेहतर हो, इस स्तर पर खून खराबा ना हो। तो देखिए, ये सारी बातें कतर ने कही हैं और कतर को उम्मीद है इस समझौते के बाद से। और देखिए, इजरायल भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा इस डील के तहत, इस समझौते के तहत। ये भी जानकारी हम आपको दे दें, 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा इजरायल की तरफ से। हमास ने सौंपी है 300 कैदियों की लिस्ट, लेकिन जो जानकारी आई है कि इजरायल ने 150 कैदियों को छोड़ने की बात मंजूर की है। इजरायली न्याय मंत्रालय ने जारी की है लिस्ट, बदले में 50 बंधक रिहा करेगा हमास, यानी कि हमास की तरफ से 50 बंधक और 150 कैदी इजरायल की तरफ से छोड़े जाएंगे, जो कि फिलिस्तीनी नागरिक है। और बंधकों की रिहाई पर टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले फेज में 50 बंधकों को रिहा करेगा हमास, ये बड़ी जानकारी। और ये जो बंधक है, इनको फेज वाइज रिहा किया जाएगा। और ये भी जानकारी मिल रही है, जो एक्सचेंज है उसमें 150 फिलिस्तीनी कैदियों को भी इजरायल को छोड़ना होगा। इसके अलावा युद्ध विराम की भी बात कही गई है कि दोनों तरफ से किसी भी तरीके का हमला नहीं होगा, इस बीच किसी की गिरफ्तारी भी नहीं होगी। और हमारे सहयोगी मनीष झा ने ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि क्या है पूरा का पूरा फॉर्मूला और 23 दिनों तक युद्ध विराम का ये पूरा प्लान है। और टीवी9 संवाददाता मनीष झा ने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी है। ये जो प्लान है 23 दिनों का, बात दरअसल 4 दिन नहीं बल्कि इसके एक्सटेंडेड प्लान की हम करते हैं। देखिए, टीवी9 संवाददाता मनीष झा ने विस्तार से ये रिपोर्ट दी है और उसमें कहा है कि 23 दिनों तक कैसे युद्ध विराम हो सकता है और इस बीच हमास का क्या प्लान है और इजरायल इस पे क्या कर सकता है। तो उस पर हम जल्दी से नजर डालते हैं। हमास के कब्जे में कितने बंधक हैं? 240 कुल बंधक हैं। इन सबको रिहा होना है। पहले फेज में 50 बंधकों की रिहाई होने वाली है, जिसका समझौता हुआ है, यानी कि अभी भी
बड़ी संख्या में बंधक रहेंगे। 4 दिनों तक युद्ध नहीं होगा, ये फिलहाल जो कंडीशन डाली गई है वो है। अब बच गए 190 बंधक, वो भी रिहा होंगे, उन्हें भी रिहा करना है आने वाले दिनों में। अगर हर रोज 10 बंधकों की रिहाई होती है, अगर इस हिसाब से हर दिन का कैलकुलेशन करते हैं तो 19 दिनों तक युद्ध विराम मुमकिन है। यानी कि धीरे धीरे बंधक छोड़े जाएंगे और एक तरीके से पीस बना रहेगा। 240 बंधकों के रिहा होने में करीब इस फॉर्मूले के हिसाब से 23 दिन लग जाएंगे। तो इस तरह से 23 दिनों तक युद्ध विराम रह सकता है, यानी बड़े ऑपरेशन जो है वो नहीं होंगे। अब सवाल यही उठता है कि युद्ध विराम है या फिर ये कोई छलावा है। जरा इसको भी समझिए। दोनों पक्ष के हिसाब से हमास की बात करें तो तैयारी के लिए 23 दिन का समय मिलेगा, अपने आप को रिकलेक्ट करने, रीग्रुप करने का समय मिलेगा। इजराइल की बात करें, 23 दिनों में आईडीएफ का नया प्लान सामने आ सकता है और आगे कैसे रणनीति बनानी है ये आईडीएफ और इजराइल की तरफ से तय किया जा सकता है। हमास की बात करें, अपने आप को फिर से संगठित कर लेगा 23 दिन में, बाहरी मदद भी मिल सकती है इस दौरान। इजराइल की बात करते हैं तो मजबूती के साथ हमास पर हमला करने का समय मिलेगा और प्लानिंग का भी समय मिलेगा। टॉप लीडर सुरक्षित जगहों पर चले जाएंगे। हमास के अगर रिस्पेक्ट में बात करें तो जो लीडर इधर उधर फंसे हैं उनको सेफ ठिकानों पर पहुंचाया जा सकेगा। इजराइल की बात करें तो नॉर्थ साउथ गाजा पर एक साथ अटैक की योजना भी बना सकता है, एक साथ बड़े आक्रमण की योजना भी बना सकता है। हमास की बात करते हैं, लड़ाकों के छिपने के लिए नया ठिकाना ढूंढ लिया जाएगा 23 दिन के इस गैप में, युद्ध विराम में। और इजराइल की बात करें तो कूटनीतिक तौर पर हमास को अलग करना इजराइल का मकसद होगा इतने दिनों के गैप में। हमास के संदर्भ में देखें तो सहयोगी देशों से नए हथियार मिल सकते हैं इतने दिनों के युद्ध विराम में। इजराइल की बात करें तो कूटनीतिक तौर पर हमास को अलग करना इसका लक्ष्य है और ऐसे में इतने दिनों में वैश्विक गठजोड़ और बनाया जा सकता है। इजराइल की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से और दबाव बनाया जा सकता है। अब बंधकों के परिजन तेल अवीव में आईडीएफ मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस बीच ये भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सरकार से बंधकों को छुड़ाने की मांग की जा रही है तेल अवीव से। देखिए TV9 संवाददाता की ये रिपोर्ट। 7 अक्टूबर को इजराइल की धरती पर जो युद्ध शुरू हुआ था उसमें 45 दिन बाद अब युद्ध विराम पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सहमति 45 दिन बाद बनी है और क्यों बनी, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्यों झुके, इस बात को समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इजराइल के तेल अवीव शहर में मौजूद हैं और जिस बिल्डिंग के बाहर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये डिफेंस की सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है और अब जनता यहां तक आ चुकी थी। मतलब इस हेडक्वार्टर के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और सुबह का वक्त है, अभी लोग आना शुरू हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कैसे उन तमाम लोगों के चेहरे यहां पर लगाए गए हैं जो आज की तारीख में हमास के पास बंधक हैं। और आप समझिए, इस तरह से देखिए, यहां से पोस्टर्स को देखते जाइए, यहां से लेकर वहां तक आपको इसी तरह के पोस्टर्स मिलेंगे। वो मासूम चेहरे जो निर्दोष हैं, निहत्थे थे, जिन पर हमला किया गया और हमला करने के बाद इन तमाम लोगों को आज की तारीख में बंधक बनाया गया है। पिछले 45 दिनों से लगातार इन पर नेगोशिएशन चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि हम किसी तरह से झुकेंगे नहीं। वॉरजोन से संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट। और गाजा में आईडीएफ का बड़ा एक्शन, जी हां, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हमास के ठिकानों को तबाह किया है आईडीएफ ने। हमास लड़ाकों के भी मारे जाने का दावा किया गया है आईडीएफ की तरफ से। और देखिए, सीजफायर शुरू होने से पहले आईडीएफ का विध्वंस, गाजा में भीषण बमबारी और ग्राउंड ऑपरेशन। आईडीएफ के नए सैन्य साजो सामान गाजा पहुंचे। सीजफायर से पहले आक्रामक है इजराइल। ישראל חי। और चलिए अब देखते हैं कि और किस तरह से इजराइल सीज फायर से पहले अंतिम समय में धुआंधार हमले कर रहा है। हमलों में तेजी आई है।
बिल्कुल इसको समझे हम कि कुछ घंटे बचे हैं और उसके पहले ये हमले बहुत तेजी से हो रहे हैं। तो युद्ध विराम कब से ये तय नहीं है और 4 दिन के लिए युद्ध विराम होगा, लेकिन इन सब के बीच बहुत तेजी से इजरायल हमले भी कर रहा है और साजो सामान भी पहुंच रहा है। गाजा में आर पार का ऑपरेशन चला रहे हैं आईडीएफ के सैनिक और गाजा में नए इजरायली टैंक और बुलडोजर भी पहुंचे हैं। समझ में आ रहा है कि उसके पहले ये सारा प्रोक्योरमेंट चल रहा है। अल शिफा की तरह कई अस्पताल एक्सपोज होंगे और तमाम अस्पतालों में छुपकर हमास एक्टिव है। तो जो शांति का समय होगा उसके ठीक पहले ये ऑपरेशन करके इन सब को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की जाएगी आईडीएफ की तरफ से। और यही वजह है कि अभी कुछ घंटों में ये तेजी से हमले बढ़े हैं, तेजी से ऑपरेशन बढ़ा है, क्योंकि कुछ घंटों के बाद दोनों तरफ से बंदूकें शांत हो जाएगी। और गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। गाजा में स्कूलों और अस्पतालों के बाद अब रेफ्यूजी कैंप में भी सुरंग मिलने का दावा किया गया है। यहां तक कि गाजा की मस्जिदों में भी इजरायली सेना को सुरंगें मिल रही हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इन सुरंगों में थर्मोबैरिक जैसे महाविनाश के बम और दूसरे खतरनाक हथियार भी मिले हैं। ऐसे में इजरायल के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। पहले गाजा में सुरंग, फिर अस्पताल के अंदर टनल, और अब रेफ्यूजी कैंप और मस्जिद में सुरंग। गाजा में हमास के साथ जारी जंग के बीच इजरायली सेना ने एक और विस्फोटक दावा किया है। इस दावे के मुताबिक गाजा में रेफ्यूजी कैंप के नीचे भी हमास की सुरंगें हैं। इजरायल की डिवीजन 162 ने रात में जबालिया कैंप की घेराबंदी की और यहां बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। जबालिया कैंप पर हमास के ठिकानों पर तोप से भी गोले दागे गए। इजरायली सेना ने दावा किया कि जबालिया रेफ्यूजी कैंप में भी हमास ने सुरंग बना रखी थी, जिनके एंट्री पॉइंट को विस्फोट कर उड़ा दिया गया। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप में 3 सुरंग शाफ्टों पर भी हमला किया। इजरायली सेना का दावा है कि जबालिया रेफ्यूजी कैंप में हमास के लड़ाके छिपे हुए थे। रेफ्यूजी कैंप पर हवाई हमले करके इजरायल ने हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। इजरायली सेना को ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान गाजा की एक मस्जिद में भी सुरंग मिली। इजरायली सेना ने सुरंग में हथियार और दूसरी विस्फोटक चीजें भी बरामद की हैं। आईडीएफ का दावा है कि हमास के लड़ाके जंग में मस्जिद का इस्तेमाल कर रहे थे और सिविलियंस का इस्तेमाल मानव ढाल की तरह कर रहे थे। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान गाजा के जैतून में मस्जिद में आईडीएफ ने रेड की। आईडीएफ ने गाजा की मस्जिद में सुरंग का एंट्री पॉइंट भी दिखाया है। मस्जिद के तहखाने में रॉकेट बनाने की लैब, मोर्टार, आईडी और विस्फोटक सामान भी मिले हैं। पिछले 24 घंटों में गाजा में हमास के 250 ठिकानों पर इजरायल ने बारूद बरसाए। इजरायल ने हवाई हमला करके हमास के रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को भी तबाह कर डाला। दावा किया गया कि उसी स्टेशन से हमास रॉकेट दाग रहा था। इजरायली सेना ने हमास के उन हथियारों को भी भारी संख्या में अपने कब्जे में लिया है जिनका इस्तेमाल इजरायल पर 7 अक्टूबर के हमले में हमास लड़ाकों ने किया था। इतना ही नहीं, हमास के अड्डे से इजरायली सेना को थर्मोबैरिक बम और हथियार भी मिले हैं। इजरायल का दावा है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमले के समय थर्मोबैरिक बम का भी इस्तेमाल किया था। थर्मोबैरिक बम महाविध्वंस का दूसरा नाम है। थर्मोबैरिक बम को एरोसॉल और वैक्यूम बम भी कहा जाता है। इसे रॉकेट की तरह लॉन्च करना भी संभव है। ये हवा में ऑक्सीजन खत्म कर देता है। ये 44 टन टीएनटी की ताकत वाला धमाका करता है। धमाके से इंसान भाप बन सकता है। इस बम का वजन 7100 किलो होता है। थर्मोबैरिक बम दुनिया के महाविनाशकारी बमों में शामिल है।
रूस भी कई बार यूक्रेनी ठिकानों पर हमले के दौरान थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच उत्तरी गाजा से खबर है। उत्तरी गाजा में भीषण बमबारी, बेत लाहिया में हमास ठिकानों पर हमला, लड़ाकू विमानों ने गिराए बम। और वहीं वेस्ट बैंक के तुबास में भीषण जंग चल रही है। आईडीएफ हमास के बीच आमने सामने की जंग, दोनों तरफ से हो रही है गोलाबारी। इजरायली सेना आर्टिलरी से कर रही है हमला। और वहीं हूती विद्रोहियों पर एक्शन की तैयारी। जॉन किर्बी ने हूती पर दी है जानकारी। आतंकी संगठन कर सकता है, आतंकी संगठन पर हमला कर सकता है अमेरिका। और हूती के कार्गो शिप को अगवा, हूती ने कार्गो शिप अगवा किया है इजरायल पर, यमन से कर रहा है हमला। जी हां, तो अमेरिका का एक्शन, हूती विद्रोही क्या हो जाएंगे खत्म। बिल्कुल, अमेरिका की तरफ से एक बड़ी चेतावनी, बड़े संकेत दिए गए हैं। बड़ी खबर क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। गाजा जंग के बीच हूती पर एक्शन की तैयारी और इसके संकेत जॉन किर्बी ने दिए हैं। हूती को आतंकी संगठन घोषित करेगा अमेरिका, यह है बड़ी खबर। हूती का गुनाह क्या है, तो लाल सागर से कार्गो शिप को हूती विद्रोहियों ने अगवा किया है और जिसके बाद से अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की नजर हूती पर गई है, टेढ़ी हुई है। और इजरायल पर यमन से हमले कर रहे हैं हूती विद्रोही। ये एक लगातार आ रही चुनौती है हूती विद्रोहियों की तरफ से। ईरानी हथियारों से हमले का दावा किया जा रहा है, यानी कि हूती जो विद्रोही हैं उनको ईरान की तरफ से हथियार भी सप्लाई किए जा रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका और इजरायल के टारगेट पर हूती विद्रोही इस वक्त आ चुके हैं। और देखिए, गाजा के अल नुसीरत में भीषण जंग चल रही है। अल मुगारका में आमने सामने का युद्ध, आईडीएफ और हमास के बीच गोलाबारी, दोनों तरफ से भीषण हमले। अगली बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स का ऑपरेशन जारी। तुलकर्म कैंप में बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई। हमास लड़ाकों की गिरफ्तारी की जा रही है। आईडीएफ के द्वारा बंधक डील के बीच गिरफ्तारी अभियान भी चल रहा है, यानी कि सीजफायर से ठीक पहले ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और इजरायल के हो रहे लगातार हमलों से डरा हिजबुल्लाह का भी युद्ध विराम का ऐलान सामने आया। गाजा युद्ध विराम के ऐलान के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से भी ये ऐलान किया गया। लेबनानी सेना से चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है, यानी कि बात तो हमास और आईडीएफ के बीच युद्ध विराम की हुई थी और इस पर सहमति बनी थी, लेकिन देखिए अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी युद्ध विराम की बात कही जा रही है। और लेबनीज फोर्सेस से चर्चा के बाद से हिजबुल्लाह की तरफ से ये ऐलान किया गया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या हिजबुल्लाह को भी अब डर लगने लगा है, क्योंकि युद्ध विराम को लेकर यह ऐलान अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। युद्ध विराम क्यों? इजरायल के विध्वंसक हमलों से हिजबुल्लाह डरा है। इजरायल बड़े ऑपरेशन की तैयारी भी कर रहा है। हिजबुल्लाह को खत्म होने की आशंका है, क्योंकि हमास को खत्म करने का प्रण तो नेतन्याहू ले चुके हैं। लेबनान पर कब्जे का डर भी सता रहा है। जंग की तैयारी के लिए वक्त मिल जाएगा क्या, यह भी एक कोशिश की जा रही है। इजरायल पर पूरी ताकत से हमले की क्या कोई रणनीति बनाई जा रही है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच हिजबुल्लाह ने भी एक सरप्राइजिंग ऐलान किया कि वो भी युद्ध विराम में शामिल होगा।
और युद्ध विराम की खबरों के बीच बड़ी खबर यह है, हिजबुल्लाह चीफ से हमास लीडर ने मुलाकात की है। लेबनान में हुई नसरुल्लाह और हमास लीडर की मुलाकात। तो इजरायल हमास जंग के बीच लेबनान तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है, क्योंकि जहां एक तरफ लेबनान की राजधानी बेरूत में पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह इजरायली सेना के लिए काल साबित हो रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से ताबड़तोड़ अंदाज में उत्तरी इजरायल पर हमले किए जा रहे हैं। इसके चलते आईडीएफ खेमे में हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन माउंट हर्मन को एक्टिव कर दिया है, जो इजरायल के लिए महाखतरे का संकेत है। आखिर कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। पहले गाजा दहला, फिर वेस्ट बैंक सुलगा, और अब लेबनान में बारूदी बवंडर अपने चरम पर है। आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले ने दक्षिणी लेबनान में खलबली मचा रखी है। जानते हैं क्यों? हमास की तरह इजरायली विरोधी गुट हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लड़ाकों के ठिकानों को तबाह करने के लिए। गाजा के बाद लेबनान वाया वेस्ट बैंक जंग शिफ्ट हो जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था, और ठीक इसी तरह इजरायली सेना का ये दांव उल्टा पड़ जाएगा, इसका अंदेशा भी किसी को नहीं था। जी हां, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भले ही हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया, मगर हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई और सॉलिड पलटवार ने इजरायली सेना के होश फाख्ता कर दिए। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। मसलन हिजबुल्लाह का पहला प्रहार, आईडीएफ के गैलिली डिवीजन बेस पर रॉकेट से हमला। हिजबुल्लाह का दूसरा प्रहार, किरियत शिमोना में इजरायली सेना पर ड्रोन अटैक। हिजबुल्लाह का तीसरा प्रहार, आईडीएफ के ब्रानित बेस पर 4 फुरकान मिसाइलों से हमला। हिजबुल्लाह का चौथा प्रहार, उत्तरी इजरायल पर आत्मघाती ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक। हिजबुल्लाह का पांचवा प्रहार, इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलों से हमला। חשוב להישאר במקומותיכם כדי להימנע מפגיעה. 40 से ज्यादा मिसाइलों, दर्जनों ड्रोन और रॉकेट के जरिए पूरी प्लानिंग के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सेना के अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया। रॉकेट और किलर मिसाइलों के साथ साथ आत्मघाती ड्रोन से भी उत्तरी इजरायल के इलाकों में विस्फोटक हमले किए। जानते हैं, हिजबुल्लाह चीफ ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि वो इजरायल पर हमला कब और कैसे करेंगे। मसलन गाजा में इजरायल से जंग लड़ रहा हमास जब थक जाएगा तो फिर युद्ध में मोर्चा हम संभालेंगे। यकीन मानिए, हिजबुल्लाह के लड़ाके अपनी ताकत और हथियारों के दम पर इजरायली सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे। शायद यही वजह है कि 46 दिनों से जारी जंग में जैसे ही हमास कमजोर पड़ा, फौरन हिजबुल्लाह एक्शन में आ गया और बेहद ही विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में इजरायली सेना उनके सैन्य ठिकानों पर धावा बोल दिया।
लेकिन आपको बता दें कि हिजबुल्लाह अभी रुकने वाला नहीं है। हिजबुल्लाह की नई वॉर स्ट्रैटेजी से जुड़ा जो खुलासा हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। दरअसल एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है। खुलासा नंबर 1, लेबनान में मौजूद पश्चिमी देशों के दूतावास में भारी तादाद में हथियार पहुंचे। खुलासा नंबर 2, ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई की। खुलासा नंबर 3, सीरिया लेबनान बॉर्डर पर मौजूद माउंट हरमन पर हिजबुल्लाह ने बेस बनाए। और इजराइल साउथ अफ्रीका में चरम पर तनाव। जी हां, बड़ी खबर है, इजरायली संसद से पास होगा प्रस्ताव, इजरायली दूतावास बंद करने का प्रस्ताव। इजराइल ने पहले ही अपने राजदूत को बुलाया है। और चलिए अब देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका और इजराइल के बीच रिश्ते किस कदर खराब हो चुके हैं और नौबत यहां तक की आ गई है। तो इजराइल पर आग बबूला है दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इजरायली दूतावास बंद करेगा, पहली बड़ी खबर तो ये। और साउथ अफ्रीकी संसद इस प्रस्ताव पर वोट करेगी। वोटिंग से पहले इजराइल ने अपने राजदूत को बुला लिया। दक्षिण अफ्रीका ने गाजा में सीज फायर तक सभी संबंध तोड़े हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राष्ट्रपति रामफोसा ने कहा इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, इजराइल युद्ध के नाम पर अपराध कर रहा है और इजराइल नरसंहार कर रहा है, हजारों फिलिस्तीनियों को मार डाला। आईसीसी नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी करे, यह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से कहा गया है इजराइल को लेकर। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है और बात भारत की बढ़ती ताकत की, उससे जुड़ी ये अहम खबर। समंदर में दिखी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस इम्फाल की ताकत। जी हां, डिस्ट्रॉयर इम्फाल से ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ी गई। पहली बार समंदर से आईएनएस इम्फाल से ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया गया। बहुत शक्तिशाली है वॉरशिप आईएनएस इम्फाल। मिसाइल को वहां से लॉन्च किया गया और यह पहली बार है समंदर से ही ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया गया। और अब आपको बताते हैं कि आईएनएस इम्फाल कितना शक्तिशाली है और उसे विनाशक क्यों कहा जाता है। जल्दी से कुछ बड़ी बातों पर नजर डालते हैं। महाविनाशक आईएनएस इम्फाल कैसे अलग है? तो सबसे पहली बात, जो पहली खूबी है वो ये कि स्वदेशी है, 100% स्वदेशी है, देश में बना है। ऊंचाई की बात करें 57 फीट ऊंचाई है, लंबाई 535 फीट लंबाई है, वजन 7400 टन, रफ्तार की बात करें 56 किलोमीटर प्रति घंटे और समंदर में ठहराव 42 दिन तक का रह सकता है। चलने की क्षमता की बात करें तो 7408 किलोमीटर तक की दूरी तय करने की क्षमता है। वॉरशिप पर क्या क्या है ये भी समझिए। ब्रह्मोस मिसाइलें हैं 16 और साथ ही बराक मिसाइलें भी हैं और बराक मिसाइलें 32 है। टॉर्पीडो की बात करें, टॉर्पीडो ट्यूबस 4 हैं, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर 2, ध्रुव और सी किंग हेलीकॉप्टर भी इस पे 2 हैं। 9 सैनिकों की बात करें, 300 की तैनाती है इस पर। तो इस तरीके से बेहद खतरनाक है ये और भारत की शक्ति में एक इजाफा है ये।